आज के क्लास में हम लोग नेपोलियन के बारे में स्टडी करेंगे। जब फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कौन शासन कर रहा है, यह अभी फिक्स नहीं हुआ था। यानी वहाँ पे कोई भी शासक शायद नहीं बना हुआ था, जिसका फायदा उठाया नेपोलियन और वहाँ का वो लीडर बन गया। लेकिन जैसे ही लीडर बना, उसने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी का जो सपना था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है नो डाउट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसका मेन कारण था कि फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। लेकिन वो वहां का लीडर बना और उसने डेमोक्रेसी के सपने को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेपोलियन ने जनता के लिए या फ्रांस के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज लाए। उन्होंने वैसे सारे नियम को बनाया जो सभी लोगों के लिए रीजनेबल रहे। इसके लिए उन्होंने 1804 में कुछ सुधार किए, जिसको हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने सिविल कोड में क्या-क्या सुधार किए। सबसे पहला उन्होंने सुधार किया है प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन दी बर्थ आर एबोलिश्ड, यानी कि जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार फ्रांस के अंदर लोगों को मिलते थे उसको पूरी तरीके से बंद कर खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। यानी राजा का बेटा जो राजा बनता था वैसे सिस्टम को खत्म कर दिया। जमींदार का बेटा जमींदार बने, गरीब का बेटा गरीब रहेगा, वैसे सारे जो विशेष अधिकार जो फ्रांस के अंदर थे उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से नेपोलियन ने। ये पहला काम था नेपोलियन का। दूसरा नेपोलियन का काम देखते हैं, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन का जो दूसरा अच्छा सबसे काम था कि उसने सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ को फ्रांस के अंदर इम्पोज कराया। इसका मतलब हुआ कि अब सभी लोग कानून के सामने क्या होंगे? एक समान होंगे। कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात की नेपोलियन ने। दूसरा सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब सबसे पहले समझना। पहले के समय में होता क्या था कि राजा महाराजा कोई जमींदार किसानों के जमीन को बिना पूछे उनसे छीन लेता था। लेकिन जब राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो हमारी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा को बिना कोई पूछे हमसे कोई ले नहीं सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी। इसको पूरी तरीके से फ्रांस के अंदर सिक्योर किसने कर दिया? नेपोलियन ने सिक्योर कर दिया। तो ये दो काम बहुत अच्छे किए नेपोलियन ने कि उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया फ्रांस के अंदर, इसके बाद सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी को भी एस्टेब्लिश कर दिया फ्रांस के अंतर्गत नेपोलियन ने। तीसरी काम की बात करते हैं, फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड। फ्यूडल जो सिस्टम था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। इस सिस्टम में होता क्या था कि जब कोई जमींदार या बड़ा आदमी जब राजा का कोई काम कर देता था तो राजा खुश होकर बदले में जमीन उसको दान में दे देता था, जिसके पास उसको जमीनों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाती थी। ऐसा होता क्या था कि बहुत सारे किसानों की जो खुद की जमीन थी वो छीनकर जमींदार की हो जाते थे। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्यूडल सिस्टम। और इस जो बेकार जो सिस्टम जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी किसने खत्म कर दिया? नेपोलियन ने खत्म कर दिया फ्रांस के अंदर। चौथी बात की जाएगा, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मोनार्कियल डोज, यानी कि नेपोलियन ने किसानों के लिए भी काम किए। नेपोलियन ने किसानों को सर्फडम और मोनार्कियल ड्यू दोनों से मुक्त कर दिया। सर्फडम सिस्टम में होता क्या था कि इस सिस्टम में जो किसान था भूमि के साथ खुद बिक जाता था जमींदार के लिए, यानी कि भूमि तो बिकता ही था, साथ साथ वो उसका गुलाम भी बन जाता था। इस बेकार से सिस्टम को भी किसने खत्म कर दिया? नेपोलियन ने खत्म कर दिया। पांचवा काम की बात की जाए तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर एबोलिश्ड। गिल्ड का मतलब होता है व्यापारियों का समूह या संगठन। जैसे कि व्यापार करने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम कुछ न कुछ व्यापारियों के एक समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग गिल्ड बोलते हैं। तो व्यापार करने संबंधित जो भी बाधाएं थे, जो भी रेस्ट्रिक्शन थे, उन सबको खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। इसलिए मैंने लिखा है गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर एबोलिश्ड।
छठा काम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव, यानी व्यापार को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों को ही इम्प्रूव किया फ्रांस के अंदर। किसने? नेपोलियन। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड के बारे में बताओ, तो ये 6 पॉइंट को हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो कोई नंबर हमारी काट नहीं सकता। सबसे पहले लिखेंगे कि उसने privilege based on the birth are abolished, establish equality before law and secure right to property। तीसरा काम है फ्यूडल सिस्टम और एबोलिश। चौथा काम फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्टेन मोनार्किकल। छठा काम, पांचवा काम हो जाएगा गेन रेस्ट्रिक्शन और एबोलिश। और छठा काम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव। ये 6 काम को हम लोग लिख देंगे तो नंबर कोई काट नहीं सकता। अब नेपोलियन तो अच्छा लीडर था ही, लेकिन हर अच्छा लीडर के अंदर कुछ न कुछ खामियां भी होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। तो देखते हैं कि आखिर नेपोलियन के रूल के अंदर क्या क्या कमियां देखने को मिले। एक समय था 1815, जिस समय नेपोलियन की स्थिति डगमगा रही थी। इस समय हुआ क्या कि कुछ ग्रेट पावर जैसे ऑस्ट्रिया, रसिया, जर्मनी, रसिया, ऐसे कोई ग्रेट पावर इस समय मिल गए और सभी ने मिलकर नेपोलियन पर हमला बोल दिया। अब बेचारा नेपोलियन अकेले करता तो करता क्या, लड़ाई लड़नी है तो पैसे चाहिए। पैसे के लिए उसने क्या किया कि लोगों पर टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहला नेपोलियन रूल का कमी क्या था कि उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया लोगों के ऊपर। दूसरा कमी था सेंसरशिप इम्पोज। सेंसरशिप का मतलब समझते होता क्या, बैन ऑन मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। जब मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए या पब्लिक कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से रोक दिया जाए, उसको बोलते हम लोग सेंसरशिप। नेपोलियन ने ऐसा इसलिए किया ताकि मीडिया के माध्यम से हमारे यहाँ की बात उन ग्रेट पावर्स के पास न पहुंचे, या पब्लिक कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई दलाल हमारी बातों को या हम कोई जो रणनीति बना रहे हैं वो हमारी रणनीति उन ग्रेट पावर्स के पास न पहुंचे, इसलिए उसने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया। ठीक है, ये दूसरी कमी हो जाएगी नेपोलियन रूल की। कमी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से लोगों के कुछ अधिकार दब जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे ड्रॉबैक्स। लेकिन नेपोलियन ने ये सारे काम किए अपनी खुद की बचाव के लिए, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन रूल। तीसरी बोलेंगे फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। तीसरे कमी क्या थी कि उसने आर्मी की संख्या बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात लड़ाई लड़ना हो तो बड़ी आर्मी चाहिए, तो नेपोलियन ने क्या किया कि लोगों को जबरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती करवाना शुरू कर दिया। तो अगर कोई पूछेगा कि नेपोलियन रूल की कोई 2-3 कमी को बताओ, तो हम लोग पहला लिख देंगे कि उसने टैक्सेस को लोगों पर इंक्रीज कर दिया। दूसरा काम कर देंगे कि सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया। तीसरा हम लोग लिख देंगे फोर्स पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। आई थिंक कि नेपोलियन के बारे में हम लोग पूरी तरीके से स्टडी कर लिए हैं। नेपोलियन के जो अच्छे काम है उसको भी गिना सकते हैं, नेपोलियन के जो बुरे काम है उसको भी हम लोग गिना सकते हैं। यहाँ हम लोग का फेज 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। फेज 1 में मैंने पढ़ा था फ्रेडरिक पेंटिंग के बारे में, फिर मैंने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में, फिर मैंने पढ़ा था मेजर चेंज ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर मैंने पढ़ा नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन की अच्छाइयां बताई, नेपोलियन की बुराइयां भी बताई। यहाँ फेज 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चालू करेंगे फेज 2, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज है उन सभी के बीच में नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है या कैसे प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एग्जाम की व्यू से कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है। इन सारे डेट्स को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इसको याद भी कर लेना है। जब 1797 की बात की जाएगी तो नेपोलियन इटली पे हमला करता है। 1797 नेपोलियन इटली पे हमला करता है, जिसकी वजह से नेपोलियनिक वॉर क्या होता है, स्टार्ट होता है। लेकिन 1814 1815 का जो समय आता है, तो मैंने भी कुछ समय पहले बताया था कि नेपोलियन पर कुछ ग्रेट पावर जैसे ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, ब्रिटेन, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमला करते हैं। उस समय नेपोलियन पूरी तरीके से हार जाता है। एक्चुअली में 1815 में वाटरलू की लड़ाई होती है, जिसमें नेपोलियन क्या होता है, हार जाता है। इसको बोलेंगे फॉल ऑफ नेपोलियन। जब नेपोलियन हार जाता है तो यूरोप के अंदर कैसे शांति लाया जाए, इसके लिए
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक पीस सेटलमेंट किया था, यानी शांति समझौता किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे द वियना पीस सेटलमेंट। यानी 1814 से 1815 में दो चीजें घटती हैं। पहला, नेपोलियन हारता है और फिर वियना पीस सेटलमेंट किया जाता है। अगला ईयर है 1821। इसमें ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, यानी कि ग्रीक के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग आगे क्लास में स्टडी करेंगे। 1848, इसको हमेशा ध्यान से रखना है। 1848 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसी समय फ्रांस के अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, अलग अलग वर्गों के बीच में रिवॉल्यूशन की भावना जागृत हो रही थी, और सभी लोगों के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था? अलग अलग था। तो जैसे ही 1848 आएगा ईयर, तो हमको याद हो जाना चाहिए रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अगर कोई हमसे पूछेगा, जैसे कि मान लो हम नेशनलिज्म यूरोप पढ़ रहे हैं और हमसे कोई पूछ दिया कि आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, तो हम लोग बोलेंगे रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी कि आर्थिक कठिनाइयों के विरुद्ध जो लड़ाई थी वही रिवॉल्यूशन का कारण था। किनके लिए? आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए। एक्चुअली में होता क्या था कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो इन सभी लोगों से, जैसे आर्टिसंस, इंडस्ट्री वर्कर्स और पीजेंट, इन सभी से काम तो करा लेते थे, लेकिन काम कराने के बदले बहुत कम पैसे देते थे। अब बहुत कम पैसे देते तो परिवार को चलाना मुश्किल बात थी। इसी को बोलेंगे हम इकोनॉमिक हार्डशिप, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में आक्रोश की भावना दिन पर दिन क्या होती गई? बढ़ती चली गई। तो इन सभी के लिए रिवॉल्यूशन का अगर कोई मतलब पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मिडिल क्लास के लिए रिवॉल्यूशन की बात की जाएगी तो अगर कोई पूछ दिया कि क्या था, तो बोलेंगे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। मिडिल क्लास के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब था कि एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, साथ साथ जो भी गवर्नमेंट होगी वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी जो भी सरकार बनेगी वो जनता की सहमति के आधार पर या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू मिडिल क्लास के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब ये था। अगर इटालियन, जर्मन, मैगर्स, पोल्स, चेक्स, ये कुछ जैसे एक देश हो गया या देश के लोग हुए, इन सभी के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब था कि हमारा देश क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो सीधी भाषा में इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई पूछे कि आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट, इन सभी के रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, तो बोलेंगे रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप। अगर हमसे कोई पूछे कि मिडिल क्लास के रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, बोलेंगे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। अगर कोई पूछे कि इटालियंस, जर्मन्स, मैगर्स, पोल्स, चेक्स, इन सभी के लिए नेशन स्टेट का सॉरी इन सभी के लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्या था, तो हम लोग बोलेंगे डिमांड नेशन स्टेट्स। आई थिंक 1848 सभी को याद हो गया होगा। तो 1848 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस चैप्टर, इसलिए इसको याद भी रखना है। अब बात करते हैं 1859 से 1870 के बीच में होता क्या है। तो इस समय इटली का क्या होता है? यूनिफिकेशन होता है 1859 से 1870 के बीच में। किसका यूनिफिकेशन होता है? इटली का। यूनिफिकेशन वर्ड का मतलब सबसे पहले समझना होता क्या है। जब कोई देश अपने बिखरे हुए सारे टुकड़ों को संभाल ले, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई देश अपने बिखरे हुए सारे टुकड़ों को अपने में संभाल ले, उसको ही हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन, और इसी को हिंदी में कहा जाता है एकीकरण। जैसे कि हमारे देश की बात करते हैं, इंडिया की, तो हमारा जब देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 नियम बनाए कि उस समय हमारे देश को 2 भागों में बांटा गया था। एक बनाया गया था पाकिस्तान, दूसरा बनाया था इंडिया। ठीक है, तो उस समय हमारे देश के अंदर 552 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 नियम बनाए थे। पहला कि जो है प्रिंसली स्टेट्स है वो या तो पाकिस्तान के अंदर मिल जाए, या तो भारत के अंदर मिल जाए, नहीं तो अपना खुद का इंडिपेंडेंट नेशन बना ले। उस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि जो भी 552 प्रिंसली स्टेट्स है को बहुत सारा पाकिस्तान में मिल जाती, बहुत सारा भारत में मिल जाती और बहुत सारा अपना खुद का अलग नेशन बना लेती, तो उस समय हमारा भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने हमारे 552 टुकड़ों को संभाल लिया और 552 टुकड़ों को मिलाकर एक हमारा भारत बना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज हमारा भारत को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मेन कारण क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इन 552 देशों का एकीकरण, 552 जो देशी रियासत थे या जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, इन सभी को मिलाकर भारत के अंदर ही समाहित कर लिया। इसी को बोलेंगे वो यूनिफिकेशन। इसी वजह से हमारे देश के अंदर एकता के जनक जो माना जाता है उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और इसीलिए इनके अहमदाबाद में 182 मीटर की वर्ल्ड की 8वां अजूबा जो मूर्ति बनाई गई है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। ये कहानी तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई भी देश अपने बिखरे हुए सारे टुकड़ों को आपस में संभाल लेगा, उसी प्रोसेस को यूनिफिकेशन और हिंदी में बोला जाता है एकीकरण बोला जाता है। तो 1859 से 1870 के बीच में जब भी आएगा तो हमें याद होना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। उसी तरीके से 1866 से 1871 के बीच में क्या हुआ था, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। अब मैं बात करता हूँ 1905। तो 1905 में ऑटोमन एम्पायर और हैब्सबर्ग में स्लो नेशनलिज्म क्या होता है, मजबूत होता दिखाई देगा। इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे 1905 में, या ऐसे जब पढ़ेंगे हम लोग बाल्कन रीजन, तो उस समय हम लोग स्लो नेशनलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई देश दूसरे देश को अपने मिलाने के लिए लड़ाई कर रहा है। और उसी समय हम लोग स्टडी करेंगे कि स्लाव नेशनलिज्म के माध्यम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म के बारे में। थैंक यू।